हेलो स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर अभी तक 2 वीडियोस हो चुके हैं और उसमें मैंने आपको बताया है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 तरह की होती है, एक SN1 मैकेनिज्म और एक SN2 मैकेनिज्म से। SN1 मीन्स यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और SN2 मीन्स बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। और उसके बाद हमने देखा था कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से बायोमोलिकुलर मैकेनिज्म यूनिमोलिकुलर मैकेनिज्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये 4 फैक्टर्स थे। पहला फैक्टर था स्ट्रक्चर ऑफ एल्किल हैलाइड, दूसरा था नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, तीसरा फैक्टर नेचर ऑफ एंटरिंग ग्रुप और चौथा फैक्टर था नेचर ऑफ लीविंग ग्रुप। अब इनके बारे में हम कल पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था इफेक्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइल हैलाइड ऑन द मैकेनिज्म। इसमें इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट का हम देख चुके थे कि इसकी वजह से रिएक्शन में क्या चेंजेस आते हैं। अब एक नेक्स्ट फैक्टर है स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट में है बच्चों, कोई भी एल्किल हैलाइड है उसके स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। स्टेरिक इफेक्ट मींस एल्किल हैलाइड से जुड़े हुए बल्की ग्रुप्स, जो भी ग्रुप जुड़े हुए हैं, स्मॉल ग्रुप है या बल्की ग्रुप है, इस पे रिएक्शन मैकेनिज्म डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा प्राइमरी एल्किल हैलाइड है जिसमें एक मिथाइल ग्रुप और 2 हाइड्रोजन एटम लगे हुए हैं, से ये R है, ये R डैश और इसको R2 डैश। SN मैकेनिज्म की SN1 रिएक्शंस की मैकेनिज्म में स्टेरिक इफेक्ट के इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव को H.C. ब्राउन और उसके कोवर्कर्स ने 1941 में देखा था। उन्होंने बताया कि कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप्स की बल्कीनेस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को प्रभावित करती है। ग्रुप्स के बल्की होने के कारण ओवरक्राउडिंग हो जाती है, जिसकी वजह से ग्रुप दूर दूर हो जाते हैं और प्रत्येक RCR एंगल बढ़ जाता है। जितना बड़ा larger the group, the greater will be the angle of expansion in intermediate stage. इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। ट्रांजिशन SN1 मैकेनिज्म में जो ट्रांजिशन स्टेट होती है उसमें 3 ग्रुप होते हैं, जबकि SN2 मैकेनिज्म में अगर ट्रांजिशन स्टेट है तो उसमें 5 ग्रुप्स रहेंगे। न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो होता है सेंट्रल कार्बन एटम पर, वो बैक साइड से होता है। अगर स्मॉल ग्रुप है तो वो न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट है वो कार्बन तक आ पाएगा बैक साइड से। अगर बल्की ग्रुप है तो बल्की ग्रुप उसके अप्रोच को सेंट्रल कार्बन एटम तक आने में रोकते हैं। तो इसलिए लार्जर द ग्रुप द ग्रेटर विल बी द एंगल ऑफ एक्सपेंशन इन द केस ऑफ SN1 रिएक्शन। इन SN1 रिएक्शन कार्बोनियम आयन इज फॉर्म्ड। कार्बोनियम आयन बनेगा, वो प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। उसमें प्लेनर स्ट्रक्चर में ये तीनों ग्रुप 120 डिग्री एंगल पर रहेंगे और दूर दूर रहेंगे, जिससे उसमें मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी। तो ऑप्टिमम ओरिएंटेशन ऑफ द 3 ग्रुप्स will be that in which they are coplanar with the central carbon atom, which is only possible by the removal of halide ion. Halide ion का removal means ionization, और इसलिए SN1 मैकेनिज्म SN2 मैकेनिज्म को ओवर पावर कर लेगी। as one passes from primary having less bulky group to tertiary having more bulky groups.
एल्किल हैलाइड्स। अब इसमें देखेंगे देयर इज प्रोग्रेसिवली इंक्रीज इन द बल्क ऑफ 3 ग्रुप्स अटैच्ड टू कार्बन एटम। इसमें एक मिथाइल ग्रुप 2 हाइड्रोजन है सेकेंड स्ट्रक्चर में, या सेकेंडरी एल्किल हैलाइड में 2 मिथाइल ग्रुप और 1 हाइड्रोजन है, और टर्शरी में दोनों हाइड्रोजन मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस हो गए हैं, और उसमें उसका स्ट्रक्चर कह सकते हैं बड़ा स्ट्रक्चर है उसका। SN2 मैकेनिज्म से SN1 मैकेनिज्म, एल्काइल ग्रुप्स के बल्की होने की वजह से ऐसे भी एक्सप्लेन हम कर पाते हैं कि बल्की ग्रुप्स कंपाउंड के बैक साइड से न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज को अटैक करने से रोकता है। मींस रिलेटिवली बल्की ग्रुप विल हिंडर द अप्रोच ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज फ्रॉम द बैक साइड ऑफ द कंपाउंड। नाउ अब SN2 रिएक्शन है। SN2 रिएक्शन की ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन के चारों तरफ 5 बल्की ग्रुप हो जाते हैं। 5 बल्की ग्रुप होने की वजह से सेंट्रल कार्बन एटम पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, पर वहां पर तो 5 ग्रुप हैं, जबकि SN1 रिएक्शन में सिर्फ 3 बल्की ग्रुप होंगे, और ये सब एक ही प्लेन में होंगे और मैक्सिमम डिस्टेंस पर होंगे। इसका मतलब हुआ SN1 इंटरमीडिएट इन्वॉल्व्स ओनली 3 ग्रुप्स एंड इवन दीज आर प्रेजेंट एट देयर मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट इन ए प्लेनर स्ट्रक्चर। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या हुआ? ओवरऑल रिजल्ट इज दैट द SN2 mechanism is changed to SN1 mechanism as the bulkiness of the groups attached to the central carbon atom increases. अब एक स्ट्रक्चर को ओपन करके लिखेंगे। एक मिथाइल ग्रुप इस सेंट्रल कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, उससे दूसरा मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और एक नीचे के साइड ग्रुप मिथाइल ग्रुप जुड़ा है। उसको ओपन करके इस तरीके का स्ट्रक्चर हो जाएगा। यहाँ पर हैलाइड आयन लगा हुआ है, ब्रोमाइड आयन। अब इस चीज को नोट करेंगे कि इसमें जो कार्बन एटम जिस पर अटैक होगा अटैच टू द ब्रोमीन इज वेरी मच overcrowded by the 3 bulky groups, and hence there is a great hindrance of the attack of hydroxide OH ion hydroxide ion from the back side, and thus the transition state involving 5 groups is not possible. SN2 मैकेनिज्म में जो ट्रांजिशन स्टेट होती है उसमें 5 ग्रुप्स होते हैं। 3 तो 1 2 3 तो ऑलरेडी एल्काइल ग्रुप्स हैं। 4th ग्रुप इज हैलाइड आयन जिसको कि रिप्लेस होना है, और 5th होता है न्यूक्लियोफाइल जो बैक साइड से अटैक करता है। तो SN2 मैकेनिज्म में ट्रांजिशन स्टेट में 5 ग्रुप हो जाते हैं। अगर ज़्यादा बल्कि ग्रुप्स हैं तो ऐसे ट्रांजिशन स्टेट 5 ग्रुप के पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें रिपल्शन होगा। रिपल्शन की वजह से जो न्यूक्लियोफाइल है वो सेंट्रल कार्बन एटम तक पहुंच नहीं पाएगा। जबकि SN1 मैकेनिज्म में ट्रांजिशन स्टेट पहले ही फर्स्ट स्टेप में ही आयनाइजेशन हो जाता है, तो उसमें ट्रांजिशन स्टेट में सिर्फ 3 ग्रुप्स होते हैं, वो सेंट्रल कार्बन एटम और उससे जुड़े हुए एल्काइल ग्रुप्स। तो उसमें ओवरक्राउडिंग नहीं होती है, जबकि SN2 मैकेनिज्म में ओवरक्राउडिंग हो जाती है ट्रांजिशन स्टेट में। बल्कि ग्रुप होने का इफेक्ट SN2 मैकेनिज्म पर पड़ता है। जब भी बल्कि ग्रुप किसी भी एल्काइल हैलाइड में होंगे उस समय रिएक्शन SN1 ओवर पावर कर जाएगी SN2 को, और मैकेनिज्म रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म से ही होगी। अब नेक्स्ट इफेक्ट है इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन द मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
नेचर ऑफ सॉल्वेंट। मैक्सिमम रिएक्शन सॉल्यूशन फॉर्म में होती हैं, तो नेचुरली उसके लिए कोई ना कोई सॉल्वेंट में हम रिएक्शन कराते हैं। जो रिएक्शन जिस भी सॉल्वेंट में होती है उसका मैकेनिज्म पर प्रभाव पड़ता है। जैसे एल्काइल हैलाइड की हाइड्रोलिसिस पोलर सॉल्वेंट में SN1 मैकेनिज्म से प्रोसीड होगी। जितना ज्यादा सॉल्वेंट पोलर होगा उतना ही ज्यादा चांसेस होंगे कि रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म से हो बजाय SN2 मैकेनिज्म के, क्योंकि SN1 मैकेनिज्म में ऑर्गेनिक हैलाइड का आयनाइजेशन होता है। पोलर सॉल्वेंट आयनाइजेशन को प्रमोट करता है और रेट ऑफ रिएक्शन भी पोलर सॉल्वेंट में ज़्यादा होगा बजाय नॉन पोलर सॉल्वेंट के। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मैकेनिज्म पर पोलर सॉल्वेंट है उसका दो वजह से उसका इफेक्ट है, उसकी वजह दो वजह है। जैसे पोलर सॉल्वेंट एल्किल हैलाइड के आयोनाइजेशन को प्रमोट करता है। आयनाइजेशन को प्रमोट करेगा। और जो दूसरा उसका इफेक्ट है वो ये कि जो आयंस बनते हैं फॉर एग्जांपल वाटर, तो उसमें उसका सॉल्वेशन हो जाएगा विद द लिबरेशन ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसको ऐसे कह सकते हैं एग्जाम्पल हम लेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ हैलाइड इन ए पोलर सॉल्वेंट actually proceeds via SN1 mechanism, and the more polar the solvent used, the greater are the chances of the reaction to proceed by SN1 mechanism rather than SN2. The effect of polar solvent on the mechanism of the substitution reaction is due to two factors. First, a polar solvent having high dielectric constant, सबसे ज्यादा high dielectric constant water का है, always promote the ionization of the alkyl halides. और दूसरा फैक्ट है सेकेंड, the ions so produced are solvated with the liberation of considerable amount of energy, which further help with the initial ionization of the halide. जैसे हम देखते हैं एक्सपेरिमेंटली ये देखा भी गया है कि जो एल्किल हैलाइड की हाइड्रोलिसिस है वो 50% एक्वस इथेनॉल में 30,000 times faster than in 100% इथेनॉल। 50 पर जो एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अगर हम ऐसे सॉल्वेंट में कराते हैं जिसमें वाटर और 50% इथाइल अल्कोहल वाटर सॉल्यूशन में एल्किल हैलाइड की हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो वो 30 टाइम्स फास्टर होती है
बजाय उसको हम 100% इथेनॉल में कराएं। इसके बाद नेक्स्ट आता है अफेक्ट ऑफ एंटरिंग ग्रुप। अफेक्ट ऑफ एंटरिंग ग्रुप। SN1 रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट तो पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो उसका रिएक्शन पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता। लेकिन SN2 मैकेनिज्म पर इसका इन्फ्लुएंस है, जिसको हम एक सेंटेंस में ऐसे कह सकते हैं, द मोर स्ट्रांगली nucleophilic is the reagent, the more the reaction will be promoted. मीन्स रिएजेंट जिस पर मोर अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स हैं, या वो जो ज़्यादा बेसिक है, नेचर में ज़्यादा बेसिक है, वो SN2 मैकेनिज्म को प्रमोट करेगा। नेक्स्ट इफेक्ट है इफेक्ट ऑफ लीविंग ग्रुप या नेचर ऑफ लीविंग ग्रुप। बेटर वी कैन राइट नेचर ऑफ एंटरिंग ग्रुप, नेचर ऑफ लीविंग ग्रुप। एंटरिंग ग्रुप में द मोर स्ट्रांगली न्यूक्लियोफिलिक इज द रिएजेंट, द मोर द रिएक्शन विल बी प्रमोटेड। और नेचर ऑफ लीविंग ग्रुप में है, इसको भी हम एक सेंटेंस में लिख सकते हैं, द मोर इजीली द लीविंग ग्रुप इज पोलराइज्ड, the more easily the leaving group is polarized, the more alkyl halide is reactive. और हैलाइड्स की पोलराइजेबिलिटी का ऑर्डर होता है आयोडाइड, ब्रोमाइड आयन, क्लोराइड आयन and fluoride ion. It means reactivity of alkyl halide decreases as we go from alkyl iodide to alkyl fluoride. बच्चों एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर दोनों ही एंटरिंग ग्रुप और लीविंग ग्रुप बेसिस हैं, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट मींस एंटरिंग ग्रुप वीकर बेस को रिप्लेस कर देगा, जैसे एल्काइल हैलाइड्स की एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। लेकिन बट इफ द केस इज रिवर्स, अगर केस एकदम उल्टा है, मींस लीविंग ग्रुप ज्यादा बेसिक है एंटरिंग ग्रुप से, तब उस केस में मोर स्ट्रांगली बेसिक ग्रुप ऑर्डनरी कंडीशन में डिस्प्लेस नहीं हो पाएगा। उसके लिए हमें रिएक्शन को एसिडिक सॉल्यूशन में करवानी होगी। एसिडिक सॉल्यूशन मींस अम्लीय विलयन, अम्लीय विलयन उसकी क्षारीयता को कम कर देगा और डिस्प्लेसमेंट आसान हो जाएगा। एक्चुअली एसिड सॉल्यूशन जो होता है, एसिड सॉल्यूशन मेक्स देम
लेस बेसिक ड्यू टू प्रोटोनेशन। इसका एग्जाम्पल है कन्वर्जन ऑफ एल्कोहल्स इनटू एल्किल हैलाइड्स। जो हम एल्काइल अल्कोहल बना रहे हैं उसका फिर हम रिवर्स रिएक्शन करा दें, एल्कोहल्स को एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करें, तो उस केस में हमें उसकी बेसिसिटी को कम करना पड़ेगा। इस तरीके से चार जो है फैक्टर्स वो रिएक्शन की मैकेनिज्म को अफेक्ट करते हैं। एल्किल हैलाइड्स का स्ट्रक्चर, सॉल्वेंट का नेचर, एंट्रिंग ग्रुप का नेचर और लीविंग ग्रुप का नेचर। दो तरीके की रिएक्शन हो गई, SN1 मैकेनिज्म और SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन होना। तो बच्चों इसमें इसके अगर देखें तो 5 डिफरेंस है इनमें, 5 पॉइंट्स हैं। जैसे SN2 रिएक्शन 1 स्टेप में होती है, जबकि SN1 रिएक्शन 2 स्टेप्स में होती है। सेकेंड डिफरेंस है मोस्ट ऑफ द SN2 रिएक्शंस आर ऑफ द सेकेंड ऑर्डर, लेकिन all SN1 reactions are of first order. Third difference है SN2 reactions are bimolecular whereas SN1 reactions are unimolecular. Next difference है SN2 SN1 में, SN2 reactions में inversion of configuration होता है। अगर डेक्सोरोटेटरी एल्किल हैलाइड है तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो लीवो रोटेटरी ही होगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा तो आगे वाली साइड का जो हैलाइड आयन है वो निकल जाएगा, बैक साइड से वो न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा, तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो SN2 रिएक्शन में SN2 रिएक्शन लीड टू इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, वेयरएज SN1 रिएक्शन लीड टू डेसिमाइजेशन। मान लो कोई भी हमारा ऑप्टिकली एक्टिव हैलाइड है, टेट्राहेड्रल कार्बन है, तो उसकी ट्रांजिशन स्टेट होगी, कार्बोनियमाइन बनेगा तो कार्बोनियमाइन तो प्लेनर कार्बोनियमाइन होगा। उसके बाद जो न्यूक्लियोफाइल है वो फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है, बैक साइड से भी कर सकता है, क्योंकि सॉल्यूशन में तो न्यूक्लियोफाइल है। तो दोनों साइड से अटैक करने पर जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो एक रेसिमिक मिक्सचर होगा, वो दोनों डी रोटेटरी भी होगा और एल रोटेटरी भी। और जो लास्ट जो डिफरेंस है वो सॉल्वेंट के नेचर का है। जनरली SN2 मैकेनिज्म में जो सॉल्वेंट है उसका इफेक्ट नहीं पड़ता, अगर पोलर है या नॉन पोलर है उसका SN2 मैकेनिज्म पर प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन SN1 मैकेनिज्म में इसका प्रभाव पड़ता है कि जितना ज़्यादा सॉल्वेंट पोलर होगा उतनी ही SN1 रिएक्शन की जो दर है या रेट है उतना ही ज़्यादा होगी। तो सॉल्वेंट के नेचर का इफेक्ट सिर्फ SN1 मैकेनिज्म पर ही होगा। तो बच्चों दैट्स ऑल अबाउट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। थैंक यू।